Hello बच्चों, let's read this question. Antibiotic resistant microbes and pesticide resistant organisms are the example of. तो आप देखते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक आप यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए, ठीक है। तो वहां पर कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं, वो माइक्रोब पर अब वो एंटीबायोटिक और उस डोज का एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जब लंबे समय तक आप एक्सेस यूज करते हैं हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक्स भी बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक माइक्रोब के लिए यूज किया जाता है, तो ये ओनली रिजल्ट करता है किसमें, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन मच लेसर टाइम। जरूरी है कि वहां पर 100 और 1000 माइक्रोब्स हैं, एंटीबायोटिक का यूज किया, वो मर गए। आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स इन पेस्ट पर आप यूज कर रहे हैं, वहां पर 1000 पेस्ट थे, 99 किल्ड बट 1%, और 99% किल हो गए, 1% सर्वाइव कर गए। तो ये क्या है, रेजिस्टेंट है। अभी ये सर्वाइव कर गया तो ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा, तो अभी आप क्या देखेंगे, लेसर टाइम स्केल में रेजिस्टेंट वेराइटीज ही देखेंगे। ऐसा एंटीबायोटिक में भी होता है। आप पर्टिकुलर माइक्रोब पर एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, कुछ 1000 वहां पर एंटीबायोटिक है, 99% किल बट 1% सर्वाइव्ड, ओके, वो रेजिस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। तो अभी आपको कैसी वेराइटीज मिलेंगी, रेजिस्टेंट वेराइटीज सर्वाइव करती मिलेंगी, ठीक है। ऐसा आप माइक्रोब के लिए भी देख रहे हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनका भी यही रिजल्ट है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये एक्शन जो ले रहा है हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका यूज जो हो रहा है, ये कैसा है, एंथ्रोपोजेनिक है, ओके। और ये इवोल्यूशन किसके वजह से हुआ, ह्यूमन की वजह से हुआ ना, और जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसकी वजह से होता है कि एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप चेंज देख रहे हैं और रेजिस्टेंट वेराइटीज को सर्वाइव करता देख रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में आपको कैसे वेराइटीज नजर आ रहे हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज नजर आ रहे हैं। सिंपली आप मस्कीटो का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहले जो कॉइल्स आते थे, ठीक है, वो कॉइल्स वर्क कर जाते थे मस्कीटो पे, बट अभी आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि म्यूटेंट हो गए होंगे, या फिर ये बोला जा सकता है रेजिस्टेंट हो गए उस पर्टिकुलर केमिकल जो इसके स्मोक से रिलीज हो रहा है, उससे रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। रेजिस्टेंट वेराइटी सर्वाइव कर रही है। अब कुछ और नया कॉम्बिनेशन का कॉइल लाया जाए तो मे बी वो सर्वाइव ना कर पाए, पर कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि रेजिस्टेंट आ ही जाते हैं। मस्कीटो का तो मैंने बहुत कॉमन से एग्जांपल दिया, आप देखते हो कभी कभी ऑल आउट काम करना बंद कर देता है, है ना। तो हम केमिकल्स पे वो करने लगते हैं, केमिकल अच्छा नहीं है, इसका लिक्विड अच्छा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। बट आप ये देखेंगे कि कुछ तो ऐसे वेराइटीज होते हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए, उस पेस्टिसाइड के लिए, उस हर्बिसाइड के लिए, अगर हम यूज कर रहे हैं तो, जिसके ऊपर यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। माइक्रोब्स पर एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं तो एंटीबॉडी से रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, लेसर टाइम स्केल में रेजिस्टेंट वेराइटीज को ग्रो होता देखेंगे। और ये क्या है, इवोल्यूशन ही तो है, ओके। अब पहले तो रेजिस्टेंट वेराइटीज नहीं थी, आपने यूज किया, रेजिस्टेंट सर्वाइव कर गया, वही अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, और आज के टाइम में आप रेजिस्टेंट वेराइटीज देख रहे हैं। ये केमिकल इवोल्यूशन नहीं है। केमिकल इवोल्यूशन ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था, कीमोजेनी बोलते हैं। वो क्या बोल रहे थे कि जो लाइफ है वो किससे आई है, आरएनए एंड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, फर्स्ट लाइफ आरएनए एंड प्रोटीन एक्सेट्रा, इन सब मॉलिक्यूल्स से आई है, ठीक है। ये किसका कहना था, और केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू आई है। ये कौन कह रहे थे, ओपेरिन एंड हेल्डन। ये ओपेरिन एंड हेल्डन ने कहा जरूर था, बट इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है वो किसने दिया, एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसको प्रूफ किया लुइस पास्चर, स्टेनले मिलर ने, लुइस पास्चर ने नहीं। लुइस पास्चर का स्वान नेक एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं, ये दिया स्टेनले मिलर ने, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहे थे, इसमें ये कह रहे थे कि जो लाइफ आई है ना, जो आप ये कहते हैं ना कि कैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आया है, कैसे आया होगा, तो ओपेरिन एंड हेल्डन कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecules। और वो non-living organic molecules क्या थे, RNA एंड प्रोटीन, और कुछ अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्रिमिटिव अर्थ पर ऐसा एनवायरनमेंट था जिसके वजह से वहां पर ये रिएक्शन हुए होंगे, एनर्जी सोर्स की तरह क्या काम कर रहा था, ये सब इन्होंने बताया, ठीक है। ओपेरिन ने पूरे क्लियर तरीके से बताया, ओपेरिन एंड हेल्डन ने, कि अर्थ पर हाई टेम्परेचर था, एनर्जी सोर्स की तरह यूवी रेज एंड लाइटनिंग काम कर रहे थे, फिर उसके बाद ब्रॉथ फॉर्मेशन हुआ और गैसेस बने,
बट इसका केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बात तो हुई, बट इसका एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन किसने किया, वो किया स्टैनले मिलर ने। तो केमिकल इवोल्यूशन तो ये नहीं है। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में आप क्या देखते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स की स्टडी की जाती है इसमें, ठीक है। फॉसिल जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस को, तो फॉसिल्स पर बेस्ड होता है इनका स्टडी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्टिंग लॉन्ग टाइम अगो, तो ये साल 2 साल की बात नहीं है, बहुत हजारों में बात होती है, ठीक है। जो रिमेन मिलता है उनका, वो इम्प्रिंट हो सकता है, कोई बोन हो सकती है, स्केलेटन हो सकता है, ठीक है। ये होते हैं फॉसिल। और फॉसिल को देखकर आप पता कर सकते हैं कि मिसिंग लिंक जो होते हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, इन मिसिंग लिंक से पता चल जाता है कि कौन एग्जिस्ट कर रहा था, किस ऑर्गेनिज्म से किसका एक तरह से ओरिजिन हुआ है। जैसे आप देखते हैं रेप्टाइल्स और एवियन जो है उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक था आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर लेते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से। एक तो फॉसिल की आप कार्बन डेटिंग के हेल्प से एज तक पता कर सकते हैं, ओके। बट फॉसिल मिलना जरूरी है, फॉसिल की स्टडी जरूरी है, और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस यही बताते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन बी, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 116 पर गिवन है।